नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। पिछले सेशन में दोस्तों हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस की जो हमारे ए कार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे दोस्तों, जिसमें हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की यानी कि उप सह संयोजक यौगिकों की। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों कार्बनिक रसायन से यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दोस्तों। उसकी सबसे पहली यूनिट से जो सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है जिसमें हम बात करने वाले हैं उसके नॉमेनक्लेचर की, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, और हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज की। उसके बेसिस में दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस आज लाए हैं आप लोगों के लिए। तो जो भी घर बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर बैठे आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिए दोस्तों। इनके जैसे क्वेश्चंस इस बार के पेपर में भी आने की संभावना है, क्योंकि मैंने इनमें से कुछ क्वेश्चन दोस्तों पिछले बार के पेपर से ही लिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मॉलिक्यूल में एटम या एटम का ग्रुप जो मॉलिक्यूल को खास केमिकल प्रॉपर्टीज देता है, मतलब कुछ स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को देता है, हमारे कार्बनिक अणुओं को देता है, उस परमाणु या उस परमाणु के समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शंस है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह, आइसोमर्स कहते हैं उसे, या मोनोमर्स कहते हैं। मोनोमर्स मतलब दोस्तों जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनकी एक सिंगल इकाई को, एक सिंगल यूनिट को दोस्तों हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। यही मोनोमर आगे जुड़ जुड़ के दोस्तों क्या बनते हैं? पॉलीमर बनते हैं, ठीक है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी कि कार्बनिक अणु जो होते हैं दोस्तों हमारे, वो हाइड्रोकार्बन्स तो होते ही हैं, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद होता ही है, पर उसके अलावा दोस्तों कोई और परमाणु अगर जुड़ जाए तो उसे हम दोस्तों कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हैलोजन एक तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। ऑक्सीजन वाले काफी सारे फंक्शनल ग्रुप दोस्तों हमने पढ़े हुए हैं, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और नाम भी दोस्तों फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह क्यों पड़ा इनका? क्योंकि ये हमारे कंपाउंड की क्रिया को यानी कि उनके फंक्शंस को डिसाइड करते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्काइन का सामान्य आणविक सूत्र है। दोस्तों अल्काइन हमारे एक तरह के हाइड्रोकार्बन ही होते हैं और एक तरह के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ करता हूं दोस्तों। हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े हैं दो तरीके के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में दोस्तों वो हाइड्रोकार्बन आते हैं जिनमें कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन की दोस्तों क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड होती है। इन्हें हम कहते हैं दोस्तों एल्कीन, ये कहलाते हैं एल्कीन, और ये दोस्तों कहलाते हैं हमारे अल्काइंस। ठीक है, ये कहलाते हैं अल्काइंस। और दोस्तों सैचुरेटेड वाले को हम कहते हैं एल्केन्स। तो दोस्तों तीनों के ही हमने जनरल फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। जनरल फॉर्मूला मतलब दोस्तों एक सामान्य अणु होता है जिसकी मदद से हम उनके फैमिली के सभी मेंबर का, जितने भी उनके फैमिली में कंपाउंड होंगे उन सभी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं उस जनरल फॉर्मूले से दोस्तों। ठीक है, तो एल्केन का जैसे जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, जहां पे दोस्तों n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो एल्केन और एल्कीन में दोस्तों एक बॉन्ड का फर्क होता है। तो अगर हमने कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड लगा दी है और एक और बॉन्ड लगा दी है तो दो हाइड्रोजन दोस्तों कम हो जाते हैं, जिससे कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। और दोस्तों अल्काइन बनाने के लिए हमने दो कार्बन दो हाइड्रोजन और निकाल दिए हैं, क्योंकि एक बॉन्ड और लग रही है तो दो हाइड्रोजन और हट जाएंगे, तो दो हाइड्रोजन और कम कर देंगे दोस्तों, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2, जहां पे दोस्तों n की वैल्यू जो है वो 2 से चालू होती है। तो यहां पे दोस्तों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n-2 अल्काइन का जनरल फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। IUPAC नेम की बारे में बात करते हैं दोस्तों। IUPAC नेम क्या होता है? इस कंपाउंड का दोस्तों हमारे पास 4 कार्बन है और चारों कार्बन के बीच में हम देख पा रहे हैं कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहां पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है दोस्तों, और यहां पर भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन शॉर्ट अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है दोस्तों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या होगा हमें यह बताना है। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं हम कार्बन की।
दोस्तों ये हमारा कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। दोस्तों आप कहीं से भी काउंटिंग करिए, इसको 1 2 एंड 3 4। दोस्तों डबल बॉन्डेड कार्बन को 1 और 3 ही मिल रहा है, 1 और 3 ही मिल रहा है। आप कहीं से भी नंबरिंग चालू करिए। तो दोस्तों हमारा नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइईन, क्योंकि दोस्तों 2 है इसलिए डाई लगा है और दोनों डबल बॉन्ड है इसलिए ईन लगा है। 1,3 ब्यूटाडाइईन दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इस यूनिट का, तो इसे जरूर से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दोस्तों ये कंपाउंड है, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि कार्बन कैसे लगे हुए हैं तो आप इसको अलग से लिख करके देख सकते हैं कि ये कार्बन है और 3 मिथिल ग्रुप दोस्तों इसी कार्बन पे लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से। एक यहां पर है दोस्तों, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया तीसरा, और दोस्तों यहां पे लगा है हमारा OH। ये दोस्तों हमारा होता है एक फंक्शनल ग्रुप, जो कि दोस्तों एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, एक नाम का स्ट्रक्चर याद रखेंगे कि किसी भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के नाम में दोस्तों वर्ड रूट बीच में होता है, वर्ड रूट जो कि बताता है कि हमारे अणु में, हमारे कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में कितने कार्बन मौजूद हैं जो लगातार एक कंटिन्यूअस चेन बना रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं दोस्तों वर्ड रूट। उनसे हमें पता चलता है वर्ड रूट। वर्ड रूट के पहले लगने वाले को दोस्तों हम प्रीफिक्स कहते हैं, पूर्व लग्न कहते हैं, और दोस्तों जो बाद में लगने वाला है उसे हम अनुलग्न कहते हैं, यानी कि सफिक्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सफिक्स दोस्तों हमने 2 प्रकार के पढ़े हुए हैं। एक हमारा प्राइमरी सफिक्स यानी हमारे एन, ईन और आइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो ईन और ट्रिपल है तो आइन। और दोस्तों सेकेंडरी सफिक्स जो हमने पढ़ा है वो होता है हमारे फंक्शनल ग्रुप के लिए, जो कि यहां पर मौजूद है दोस्तों। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑल। ऑल सफिक्स जुड़ता है दोस्तों हमारे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप पहले कार्बन की चेन देख लीजिए, 3 कार्बन लगातार आ रहे हैं दोस्तों, ये 3 कार्बन लगातार है। तो दोस्तों 3 हमारा कार्बन का चेन हो गया है। नंबरिंग आप कहीं से भी करिए दोस्तों, सेकेंड नंबर ही मिलना है बीच वाले कार्बन को, तो 1 2 एंड 3। दोस्तों अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स आएगा दोस्तों। प्रीफिक्स क्या है हमारा, ये होता है दोस्तों हमारा प्रीफिक्स, वो कार्बन प्रीफिक्स में जाता है जो हमारे चेन से अलग होता है, मतलब चेन में जो इंक्लूडेड नहीं है उन कार्बन को दोस्तों हम प्रीफिक्स में डालते हैं। तो यहां पे दोस्तों एक कार्बन के ग्रुप को हम कहते हैं मिथिल, तो 2 पे दोस्तों मिथिल आ जाएगा, 2 पे मिथिल है, और खुद दोस्तों ये है प्रोपेन, और सेकेंड नंबर पे ऑल लगा हुआ है, यानी कि 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल या 2 मिथिल 2 प्रोपेनॉल, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ C6H5NH2। ये दोस्तों हमारा बेंजीन का कंपाउंड है, C6H6 हमारा बेंजीन होता है। उसी के दोस्तों एक हाइड्रोजन को हमने हटाया है और उसकी जगह लगा दिया है हमने NH2। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं एनिलीन। ये होता है हमारा दोस्तों क्या, एनिलीन। ऐसे ही दोस्तों हमने कुछ और बेंजीन के कंपाउंड्स याद किए हैं, उनके नाम याद किए, जैसे कि यही बेंजीन रिंग में दोस्तों अगर लग जाता है OH तो ये कहलाता है दोस्तों फिनॉल। अगर यही बेंजीन रिंग में लग जाता है हमारा मिथिल ग्रुप तो ये होता है दोस्तों हमारा टॉलुइन, जो कि हमारे ऑप्शन में भी एक टॉलुइन दिया हुआ था, तो टॉलुइन दोस्तों ये होता है। और एक ऑप्शन दोस्तों हमारा दिया है एनिजॉल। एनिजॉल क्या होता है दोस्तों वो भी समझते हैं। तो ये हमारा बेंजीन रिंग है दोस्तों, और बेंजीन रिंग में ही हमारा यहां पे लगा हुआ है OCH3, इसे हम कहते हैं एनिजॉल। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा एनिलीन। ये हमारा एनिलीन होता है, आईयूपीएसी नेम एनिलीन है दोस्तों। हालांकि ये कॉमन नेम होता है, पर आईयूपीएसी ने इस कॉमन नेम को भी आईयूपीएसी में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्थिरता के क्रम को बताना है दोस्तों। किसके स्थिरता के क्रम को, कार्बोकैटायन यानी कि कार्ब धनायन। कार्ब धनायन दोस्तों हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री मतलब हमारे जो मिथिल वाले कार्बोकैटायन दोस्तों वो कहलाएंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री हम उसे कहते हैं, या प्राइमरी हम उन्हें कहते हैं दोस्तों जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कार्बन पे जो कैटायन है वो उससे दोस्तों एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं 1 डिग्री।
ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर किसी कार्बन पर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उससे दो मिथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो और कार्बन से जो वो जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो उसे कहते हैं हम 2 डिग्री। और अगर कोई कार्बन पर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 प्रकार के, और दोस्तों एक मिथिल भी होता है, सिंगल मिथिल कार्बोकैटायन भी हो सकता है। तो ये 4 प्रकार के कार्बोकैटायन होते हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी का, स्थिरता का कि जो होता है दोस्तों वो ऐसा कुछ होता है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, देन 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल दोस्तों होते हैं 1 डिग्री और मिथिल ग्रुप। ऐसा दोस्तों हमारा ऑर्डर होता है हमारे कार्बोकैटायन का। तो उस हिसाब से दोस्तों हमारा ऑर्डर यहां पर क्या होना चाहिए, टर्शरी। 3 डिग्री दोस्तों हम टर्शरी कहते हैं, फिर 2 डिग्री को हम सेकेंडरी कहते हैं, और 1 डिग्री दोस्तों प्राइमरी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। तो ये दोस्तों कार्बोकैटायन का है, ठीक है। सेम ऑर्डर दोस्तों, सेम स्थिरता का जो ऑर्डर है वो दोस्तों हमारे फ्री रेडिकल के लिए भी लागू होता है। मुक्त मूलक जिसको हम कहते हैं दोस्तों फ्री रेडिकल, जो होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। उनमें भी दोस्तों ऑर्डर कुछ ऐसा ही होता है, वहां पे भी दोस्तों 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री, 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और उनमें भी ऑर्डर स्थिरता का यही होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कार्ब एनायन। अभी हमने बात की थी कार्बोकैटायन की यानी कि कार्ब धनायन की, अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कार्ब ऋणायन की यानी कि कार्ब एनायन की दोस्तों। यहां पे दोस्तों ऑर्डर उल्टा हो जाता है। ऑर्डर उल्टा होने का मतलब प्राइमरी सबसे ज्यादा स्थिरता वाला होगा, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में दोस्तों क्या होने वाला है, टर्शरी। तो दोस्तों ये भी हमारे ठीक उसी तरीके से वही कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। हमें पता है एनायन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं, ऋणायन होते हैं, और उनमें लग जाता है कार्बन पर एक अगर चार्ज लगा है नेगेटिव वाला, तो उसे हम कहते हैं कार्ब एनायन, कार्बो एनायन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर कॉल्ड एज, इलेक्ट्रोफाइल मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो दोस्तों ये हमारे होते हैं, आपसे पूछ रहा है ये आपसे, ये लुईस एसिड होते हैं कि लुईस बेसिस होते हैं, या दोनों ही होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होते हैं दोस्तों। ये एक्चुअली होते क्या है, हमारे इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की खुद में कमी है, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोफाइल हमने 2 तरीके के पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोफाइल 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या तो ये दोस्तों ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब कोई ना कोई एक एटम ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी दोस्तों, तो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और दोस्तों ऐसे ही स्पीशीज को हम लुईस एसिड भी कहते हैं दोस्तों। लुईस ने एसिड और बेस को डिफाइन किया था दोस्तों, उनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी थी कि लुईस एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और लुईस बेसेस दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा लुईस एसिड के लिए एग्जांपल अगर देखें दोस्तों, तो हमारा जो AlCl3 है, एक कंपाउंड होता है हमारा AlCl3, ये एक तरह का लुईस एसिड है। एक और दोस्तों BF3, ये हमारे लुईस एसिड होते हैं। आपको याद करना होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में दोस्तों हम एक टॉपिक पढ़ा करते थे जिसका नाम था ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन। तो दोस्तों उसमें हम ये पढ़ते थे कि ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसके बावजूद भी वो मॉलिक्यूल, उनका सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बावजूद भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। तो दोस्तों ये उनमें से ही कुछ उदाहरण है, और इन्हें ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। इनके दोस्तों काउंटर पार्ट कहलाते हैं लुईस बेसिस, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनिया जो हमारा मॉलिक्यूल है दोस्तों, इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और ये कहलाएगा लुईस बेस, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लुईस एसिड, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल स्पीशीज या नेगेटिव चार्ज वाले आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं, जहां पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन ऐसे सेंटर हमारे एटम में मौजूद होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, उन्हें कहा जाता है दोस्तों। यहां अभी हमने दोस्तों बात की थी इलेक्ट्रोफाइल की। ये इलेक्ट्रोफाइल दोस्तों हमारे जस्ट उल्टे होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा नहीं होती दोस्तों। इनके ऑपोजिट होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही
स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जो दोस्तों न्यूक्लियर लवर होते हैं, क्योंकि वो खुद उनके पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। दोस्तों न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं, या तो फिर दोस्तों उनके पास ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज दोस्तों जिनके पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। जैसे कि दोस्तों हमारा वाटर भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया भी दोस्तों एक तरह का हमारा न्यूक्लियोफाइल है। दोनों ही दोस्तों न्यूट्रल हैं, पर उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के मौजूद होते हैं। और दोस्तों नेगेटिवली चार्ज्ड बोल रहे हैं तो हम क्लोराइड आयन हो जाएगा हमारा, ब्रोमाइड आयन हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन हो जाएगा। दोस्तों ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि न्यूक्लियोफाइल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following कार्बोनियम आयन will be more stable? अभी दोस्तों हमने बात की थी कि 3 डिग्री वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। दोस्तों कार्बोनियम आयन को ही दोस्तों हम कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बोकैटायन यानी कि कार्ब धनायन कहते हैं दोस्तों इसे हम, कार्बोकैटायन। तो दोस्तों इनमें से आप देख रहे हैं कि पहला वाला मिथिल है, दूसरा वाला इथिल है, यानी कि ये 1 डिग्री हो गया दोस्तों। ये हमारा दोस्तों आइसोप्रोपिल कहते हैं इसे, जो कि 2 डिग्री का तरह का कैटायन है, कार्बोकैटायन है। और ये दोस्तों हमारा है 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा दोस्तों वो होने वाला हमारा 3 डिग्री यानी कि टर्ट ब्यूटिल कैटायन। दोस्तों इसका नाम क्या होता है, टर्ट ब्यूटिल कैटायन, टर्ट ब्यूटिल कार्बोकैटायन, टर्ट ब्यूटिल कार्बोकैटायन। ये दोस्तों आइसोप्रोपिल था, ये इथिल है, और सबसे पहला वाला ऑप्शन दोस्तों क्या है हमारा, मिथिल है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन के स्थायी ध्रुवीकरण, स्थायी ध्रुवीकरण मतलब दोस्तों होता है परमानेंट पोलराइजेशन। स्थायी ध्रुवीकरण को कहा जाता है दोस्तों, इसको हमने इफेक्ट पढ़े थे, 4 प्रकार के इफेक्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरक प्रभाव, दोस्तों दूसरा होता है हमारा अनुनाद प्रभाव यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट, एक दोस्तों होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दोस्तों ये जो इफेक्ट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, उसका संचलन होता है, तो ये इफेक्ट हमारे मॉलिक्यूल में उत्पन्न होते हैं। इनमें से कुछ इफेक्ट दोस्तों होते हैं परमानेंट यानी कि स्थायी, जो कि परमानेंट होते हैं, जो कि हमेशा रहेंगे हमारे मॉलिक्यूल में। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम हमारे मॉलिक्यूल में पहले से मौजूद होता है, उसके कारण दोस्तों ये इफेक्ट होते हैं। और एक होता है दोस्तों टेम्पररी इफेक्ट, यानी कि कोई जब अटैकिंग मॉलिक्यूल हमारे कंपाउंड के पास पहुंचता है तब वो कुछ इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का संचालन होता है, पर वो तभी होता है दोस्तों जब कोई अटैकिंग मॉलिक्यूल हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अप्रोच करता है। ठीक है, उसे हम टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो एक ऑप्शन है रेजोनेंस और इंडक्टिव, दोनों ही दोस्तों हमारे क्या होते हैं, परमानेंट वाले इफेक्ट होते हैं, यानी कि पहले से ही परमाणु हमारे मॉलिक्यूल में मौजूद है और वो इफेक्ट उसका परमानेंट होता है दोस्तों। पर पोलराइजिंग कर रहा है दोस्तों, तो पोलराइजिंग हमारे रेजोनेंस में नहीं होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट में दोस्तों, सेकंड यानी कि प्रेरक प्रभाव में। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं दोस्तों, होता कैसे है। यहां पर मान लीजिए यहां पर CH3 CH2 है दोस्तों, और साथ में यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है या ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऐसा परमाणु है दोस्तों, एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होने पर होगा क्या, यहां पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज, और उसके कारण दोस्तों यहां पर आ जाएगा एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। और दोस्तों यहां पे ये चीज खत्म नहीं होगी, अपने बगल वाले कार्बन को भी दोस्तों, ये वाला जो कार्बन है वो और कम पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वैसे ये दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसे ही दोस्तों हम कहते हैं पोलराइज हो जाना, उनका ध्रुवीकरण हो जाना। और दोस्तों ये परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि ये हमारा जो कंपाउंड है दोस्तों, इसका नाम है क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन में दोस्तों क्लोरीन जो है वो परमानेंट एटम है, तो इसलिए उसका इफेक्ट भी दोस्तों क्या होगा, परमानेंट होगा। तो हमारा जो ये इफेक्ट है प्रेरक प्रभाव दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट, ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होता है। और दोस्तों एक और हम इसमें चीज डिस्कस कर लेते हैं कि कितने प्रकार के ये इफेक्ट होते हैं दोस्तों। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये पूरा निर्भर करेगा दोस्तों किसके ऊपर, कि हमारा एटम है कैसा।
जैसे अभी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है दोस्तों, कभी कभार एटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, तो उस केस में दोस्तों उसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और कार्बन को दोस्तों क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, माइनस आई एंड प्लस आई। माइनस आई इफेक्ट दोस्तों वो देते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, और दोस्तों इस तरीके से वो लोग इन सिग्मा बॉन्ड्स को पोलराइज कर देते हैं, परमानेंटली पोलराइज कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये हमारा दोस्तों होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले। इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करते हैं दोस्तों, उनको मिल जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्लस आई इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, प्रेरक प्रभाव, ठीक है दोस्तों। चलिए, रेजोनेंस भी दोस्तों एक तरह का परमानेंट वाला ही फिनोमिना है, परमानेंट इफेक्ट ही होता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये हमें बताना है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। हमारे पास कंपाउंड दोस्तों जो है ये यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन का दोस्तों कंपाउंड है, यानी कि पेंटेन तो आने वाला है। पेंटेन दोस्तों हमारे इन तीनों ही ऑप्शंस में पेंटेन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन 3 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देंगे कि पांचों कार्बन में दोस्तों 2 कार्बन ऐसे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि वो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन ही है। एक दोस्तों ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं दोस्तों से, जिसके लिए दोस्तों हम सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड सफिक्स यूज होता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये जो ग्रुप आप देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं कीटोन, ये होता है कीटोनिक ग्रुप, जिसके लिए दोस्तों सफिक्स होता है ओन, सफिक्स होता है ओन। पर दोस्तों हम दो सफिक्स तो नहीं लगा पाएंगे, तो दोस्तों हमने यहां पर यह पढ़ा था कि अगर हमारे कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक मात्रा में फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह मौजूद होते हैं, तब उस केस में हमें यह देखना है, हमने दोस्तों एक ऑर्डर पढ़ा हुआ है, उस ऑर्डर के मुताबिक हमें यह देखना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप की प्राथमिकता यानी कि प्रेफरेंस ज्यादा होता है, और दोस्तों वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके के क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या करना होता है, दूसरा जो हमारा क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, उसको दोस्तों अपन प्रीफिक्स में लेके चले जाएंगे, और जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्राथमिकता दूसरे से ज्यादा है, उसके लिए दोस्तों हम क्या लगाने वाले हैं, अनुलग्न लगाने वाले हैं, सफिक्स लगाने वाले दोस्तों। और ये हमारा जाएगा प्रीफिक्स में यानी कि पूर्व लग्न में जाएगा, और ये जाएगा दोस्तों हमारा सफिक्स में यानी कि अनुलग्न में जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, इसके लिए दोस्तों हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो, और सफिक्स दोस्तों होता है ओन, पर अभी इसका सफिक्स हम यहां पर यूज नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें सफिक्स लगाना है दोस्तों उस क्रियात्मक समूह का जिसकी प्राथमिकता ज्यादा है दोस्तों, और वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों हमारा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबरिंग भी हम उसी तरीके से चालू करेंगे। तो नंबरिंग दोस्तों क्या होने वाली है, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो दोस्तों इसका नाम क्या होने वाला देखेंगे तो 4th नंबर पे दोस्तों ऑक्सो है, तो 4 पे दोस्तों ऑक्सो हो जाएगा, जो कि हमारा सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है। 1,4 डाई ऑक्सो तो नहीं होगा, 2 ऑक्सो वाला ग्रुप नहीं है, तो 4 पे ऑक्सो है दोस्तों, और ये खुद 5 कार्बन का एसिड है, तो पेंटेनोइक एसिड दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड दोस्तों, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर में आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे दोस्तों। ये हमारा बेंजीन का कंपाउंड है, और कंपाउंड में दोस्तों 3 तरीके के ग्रुप लगे हुए हैं। एक लगा है क्लोरीन जो कि C से स्टार्ट होता है, दूसरा लगा है दोस्तों नाइट्रो जो कि N से, और तीसरा दोस्तों मिथिल जो कि M से चालू होता है दोस्तों, ठीक है। तो एक क्लोरीन लगा हुआ है दोस्तों, क्लोरो, एक नाइट्रो, और दोस्तों तीसरा हमारा है मिथिल हमारा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आपको नंबरिंग कुछ ऐसे करनी है ताकि क्लोरीन को सबसे कम नंबर मिले, क्योंकि क्लोरीन सबसे पहले आने वाला, क्योंकि दोस्तों तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये दोस्तों 1 हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे घुमा के लेकर आएंगे दोस्तों, तो यहां पे 4 और ये जाएगा हमारा 6, तो वहां पे नंबर हमारा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं से नंबरिंग करेंगे दोस्तों 2, 3 एंड 4।
और ये 5 और 6 जाएगा, जहां पे 5 और 6 में कुछ नहीं है। हम लोएस्ट सम देखते हैं दोस्तों कि तीनों कार्बन के अगर हम लोकेशन को ऐड करते हैं तो सबसे छोटा नंबर कब बनेगा। तो अगर आप यहां से चालू किए होते दोस्तों तो 4 और 6 और 1 ये दोस्तों 11 हो जाता, जबकि आप यहां से चालू करेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 4 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों में ही दोस्तों हमारा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 मिथिल या 1 क्लोरो 4 मिथिल 2 नाइट्रो ऐसा लगा हुआ है, पर हमें दोस्तों पता है कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। तो सी दोस्तों पहले आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आएगा एम, फिर आएगा एन, एम एन ओ पी होता है दोस्तों, तो एम पहले आ जाएगा फिर एन आएगा, तो हमारा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 क्लोरो 4 मिथिल 2 नाइट्रो बेंजीन, ये हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट IUPAC नेम दोस्तों, आपको इसका करेक्ट IUPAC नेम बताना है। ध्यान से देखेंगे कि हमारे कंपाउंड में क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों। 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में है, पर इस इधर सेकेंड और थर्ड कार्बन पे दोस्तों मिथिल ये इथिल इथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पे अपन सबसे पहले पहचाने कि अपनी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सी है, यानी कि ऐसी चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो और वो लगातार हो, एक के बाद एक लगातार लगे हुए हो, उन्हें हम दोस्तों लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं या पेरेंट चेन कहते हैं, जनक श्रृंखला कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं स्ट्रेट वाली चेन देखूं तो स्ट्रेट वाली चेन में दोस्तों कितने आपको दिख रहे हैं, 4 कार्बन दिख रहे हैं स्ट्रेट वाली चेन में, ठीक है दोस्तों। आप अगर इन दोनों को भी ध्यान दें दोस्तों तो क्या होने वाला है, देखिए मैं इसको अलग से बना करके आपको दिखाता हूं। CH3 CH CH2 CH3 और दोस्तों यहां पे आपका है CH CH2 CH3 और ये आपका CH3 है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन की बात करूं दोस्तों तो उसमें तो 4 ही कार्बन है, बट इसमें दोस्तों आपके कुल मिलाकर के कार्बन की जो संख्या है वो ज्यादा हो रही है, वो हो रही है 6। तो दोस्तों ये हमारा पेरेंट चेन होने वाला है और ये दोनों दोस्तों बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। आप नंबरिंग कहीं से भी चालू करें दोस्तों, यहां से भी 3rd और 4th, यहां से भी 3rd और 4th में ही दोस्तों मिथिल लगे हुए हैं। तो चलिए हम नीचे से चालू कर लेते हैं नंबरिंग उल्टे हाथ की तरफ से, 1 2 3 4 5 एंड 6 दोस्तों 6 कार्बन है, तीसरे चौथे पे मिथिल है दोस्तों। तो 3 4 डाई मिथिल, पहले दोस्तों हमारा आता है प्रीफिक्स, फिर आता है हमारा वर्ड रूट और फिर आता है सफिक्स। तो 3 4 डाई मिथिल हेक्सेन दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हमारे पिछले साल के पेपर का ही क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि विनिल एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या होता है दोस्तों। विनिल एक अलग समूह होता है दोस्तों, एसिटिलीन हमारे इथाइन का कॉमन नेम होता है। इथाइन दोस्तों हमारे अल्काइन का जो पहला मेंबर है, जो कि 2 कार्बन का होता है दोस्तों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दोस्तों होता है हमारा इथाइन, जिनका कॉमन नेम दोस्तों होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन दोस्तों इसका क्या है, कॉमन नेम, ठीक है दोस्तों। तो एसिटिलीन लगा हुआ है किसमें, विनिल में। बात करते हैं विनिल क्या होता है दोस्तों, तो विनिल हम इसे कहते हैं जहां पर दोस्तों CH2 के साथ डबल बॉन्ड CH है, ये ग्रुप को दोस्तों हम कहते हैं विनिल। जो यहां जहां भी दोस्तों ये चीज लग जाएगी वहां ये अपना नाम लेके जाएगी, विनिल नाम लेके जाने वाली दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों हमारा लगना है क्या, एसिटिलीन ग्रुप। तो एसिटिलीन दोस्तों यहां पे लगेगा तो क्या होने वाला है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा एसिटिलीन ग्रुप लगने वाला है। तो अब आपको इसी का IUPAC नेम बताना है, जहां पे दोस्तों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही मौजूद हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी दोस्तों डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है, और अगर ऐसा है तो दोस्तों हम नंबरिंग कहां से चालू करेंगे, वहां से, उस छोर से जहां से हमारे कार्बन को कम नंबर मिल रहा है, जो डबली बॉन्डेड है, जिनके पास डबल बॉन्ड मौजूद है दोस्तों। तो वो हमारा हो जाएगा ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। तो दोस्तों हमारे पास 4 कार्बन हो गए, हमने नंबरिंग भी कर दी है। अब आप देखते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे दोस्तों। 4 कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा, 4 कार्बन है तो दोस्तों ब्यूट आने वाला है, और इसमें फर्स्ट नंबर पे दोस्तों ईन है और थर्ड नंबर पर आइन लगा हुआ है। तो पहले हम दोस्तों ईन लिखेंगे, तो ईन के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्यूट के बाद हम लगा देंगे 1 और दोस्तों आ जाएगा हमारा ईन। अब दोस्तों ये ध्यान रखेंगे जब भी आप ये नाम लिख रहे हो, तो क्योंकि ईन के बाद अभी आइन भी आने वाला है, तो हम ईन को एंड नहीं करेंगे, हम लास्ट के जो ई को है वो ओमिट कर देंगे, ई को जो है हम हटा देंगे दोस्तों। तो ईन का ई हट चुका है और लास्ट में आने वाला है दोस्तों हमारा 3 के बाद आइन। तो ये दोस्तों हमारा होने वाला है नाम ब्यूट 1 इन 3 आइन, ना कि ब्यूट 1 आइन 3 इन। ये दोस्तों हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि
सेकेंड यानी कि डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है, अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, ब्यूट 1 in 3 आइन। ये दोस्तों हमारे पिछले बार के पेपर में ही पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 3 पार्ट में हमारा पेपर बटा हुआ रहेगा। पहले 30 क्वेश्चन हमारे जो होंगे वो ये हमारे भौतिक रसायन के होंगे, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे। उसके बाद के जो क्वेश्चन है दोस्तों 30 के बाद के, वो हमारे होने वाले हैं कार्बोनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कार्बनिक रसायन के दोस्तों, जो कुल 30-35 क्वेश्चन हमारे इस सेक्शन से आने वाले हैं दोस्तों। तो उसी का ही क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 42 था पेपर का, तो ये हमने अभी देखा है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर से दोस्तों एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारे इस साल के पेपर में भी ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों हमारा पिछले बार का ही क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 52वां नंबर का क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है। हमसे आप पूछ रहा है दोस्तों कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों, हमें यह बताना है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब दोस्तों नाभिक स्नेही हमारा कौन है इसमें से, यह हमें बताना है दोस्तों। चारों ही हमारे न्यूक्लियोफाइल है, पर सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोस्तों कौन होता है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन क्या था, उसकी परिभाषा क्या थी दोस्तों। तो न्यूक्लियोफाइल दोस्तों ऐसे स्पीशीज थे जो सामने वाले अटैकिंग मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन उनको दे देंगे, क्योंकि इनके पास दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी मॉलिक्यूल को दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो सबके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, और एक एटम सबके पास है दोस्तों जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें O के पास एक लोन पेयर मौजूद है, यहां पे भी दोस्तों O के पास एक लोन पेयर मौजूद है, यहां पे I के पास एक लोन पेयर मौजूद है दोस्तों, और यहां पे हमारे कार्बन के पास एक लोन पेयर मौजूद है। तो जो सबसे पहले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा सामने वाले अटैकिंग मॉलिक्यूल को, वो दोस्तों होगा हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे प्रबलतम न्यूक्लियोफाइल दोस्तों। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम समझते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल सबसे स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन सी अगर आप देखें तो आई दोस्तों क्या होता है, हमारा एक हैलोजन है। आपको मैं याद दिला दूं कि हमारे नॉन मेटल्स में दोस्तों हैलोजन होते हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सबसे ज्यादा इनकी विद्युत ऋणात्मकता होती है दोस्तों। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है दोस्तों, ये हमारी टेंडेंसी होती है उन एटमों की जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, ना कि डोनेट करते हैं। तो दोस्तों न्यूक्लियोफाइल तो डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला स्पीशीज होता है। तो हैलोजन जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले परमाणु होते हैं, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे आसानी से, उतनी आसानी से? तो आंसर है दोस्तों जी नहीं, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट उतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसकी जगह फ्लोरीन होता या क्लोरीन होता या ब्रोमीन होता, तब भी दोस्तों हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे दोस्तों। तो आई नेगेटिव तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की दोस्तों। इन दोनों ही ऑप्शन में आप देख रहे हैं दोस्तों ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, यानी कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना पड़ेगा सामने वाले स्पीशीज को दोस्तों। और दोस्तों ऑक्सीजन हमारा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो दोस्तों ये भी उतने आसानी से हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करने वाला, तो ये लोग भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक ही हमारा ऑप्शन बचता है जिसमें है दोस्तों साइनाइड, CN। दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे कि CN, इन सब में दोस्तों ऑक्सीजन, आयोडाइड और कार्बन, इन सब में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव दोस्तों कार्बन ही होता है। अगर आप पॉलिंग स्केल में भी देखेंगे दोस्तों, तो पॉलिंग स्केल में ऑक्सीजन की वैल्यू अराउंड 3.5 होती है, आयोडाइड की वैल्यू लगभग 2.78 के आसपास होती है दोस्तों, पर कार्बन की वैल्यू दोस्तों 2.5 ही होती है। यानी कि तीनों परमाणुओं में दोस्तों हमारा कार्बन सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है, यानी कि ये ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा दोस्तों। इन चारों में CN नेगेटिव हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पिछले बार के क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको ऑर्डर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है दोस्तों तो आप इस तरीके से
एटम एटम को देख करके समझ सकते हैं कि पहले दोस्तों आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इन टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए दोस्तों आपको परिभाषा, आपको उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो कि ये बोलता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं दोस्तों। वही इलेक्ट्रोफाइल किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं दोस्तों, और ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर्स, एक तरह के इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा Cn नेगेटिव जो है वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगेन नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे आपको मैच दी फॉलोइंग करने हैं, 4 स्ट्रक्चर्स दिए हुए दोस्तों यहां पर, और आपको उसके हिसाब से नाम की मैचिंग करनी है दोस्तों, ठीक है। तो एक एक करके हम एक सबका नाम लिखते हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला जो स्ट्रक्चर आपको ए दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है दोस्तों लगातार, जो आप देख पा रहे हैं उसमें 6 कार्बन मौजूद है, 6 नहीं दोस्तों 7 है, 1 2 3 4 5, यहां पर 2 है दोस्तों, कुछ मिलाकर के दोस्तों हमारे 7 मॉलिक्यूल, 7 कार्बन इसमें मौजूद है दोस्तों, ठीक है। 7 कार्बन इसमें मौजूद है। तो दोस्तों इसका अगर मैं नामकरण करूं तो हम दोस्तों हम नंबर वहां से चालू करेंगे जहां से इथिल, ये दोस्तों हमारा ये कहलाता है इथिल ग्रुप, ये होता है दोस्तों हमारा इथिल ग्रुप, और ये कहलाता है हमारा मिथिल ग्रुप, ठीक है। मिथिल ग्रुप एंड इथिल ग्रुप दोस्तों। लोएस्ट सम रूल याद रखेंगे, लोएस्ट सम रूल कि हम जब नंबरिंग करेंगे दोस्तों, तो यहां से अगर मैं नंबरिंग करना चालू करता हूं तो 1 2 ये दोस्तों 3 होता है, ये 4 और ये 5 होता है। और अगर दोस्तों मैं वहां से नंबरिंग चालू करूंगा तो 1 2 3 4 एंड दोस्तों यहां भी 5, तो 3 + 5 दोनों तरफ से दोस्तों 8 ही आ रहा है। तो इस समय पर दोस्तों हमको क्या करना होता है, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होता है, हमें पहले यह देखना है कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आने वाला है। अंग्रेजी के जो हमारे दोस्तों लेटर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ई यानी कि इथिल पहले लिखाया जाएगा दोस्तों, एम से मिथिल दोस्तों बाद में लिखाया जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे समय पर दोस्तों जो पहले लिखने वाले हैं हम, उसको हम कम नंबर देना पसंद करते हैं, यानी कि नंबरिंग दोस्तों लेफ्ट से चालू होगी। 3 पे इथिल होगा दोस्तों और 5 पे मिथिल होने वाला है। 3 पे इथिल एंड 5 पे मिथिल, और कुल 7 कार्बन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका हेप्टेन, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ये ए जो है दोस्तों वो 2 होगा। ए दोस्तों क्या होने वाला है 2, यानी कि ऑप्शन 4 एंड 3 तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। 1 और 2 दोनों में ही दोस्तों हमारे ए को किससे मैपिंग किया है, किससे मैचिंग किया है दोस्तों, 2 से, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, CH3 दोस्तों ट्वाइस है वहां पर C के पास, यानी कि एक C है दोस्तों, और यहां पर 2 CH3 हमारे पास कुछ इस प्रकार के ऐसे, और दोस्तों उसके बाद एक C और है, और उसमें दोस्तों 2 प्रोपिल ग्रुप लगा है। C3H7 मतलब दोस्तों प्रोपिल ग्रुप होता है, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है CH2 CH2 CH3, इस तरह से दोस्तों C3H7 हो जाता है। और एक और लगा हुआ है दोस्तों CH2 CH2 एंड CH3 दोस्तों। ये हमारा हो गया हमारा कंपाउंड जो यहां पे लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है, तो अब आप यहां पे मैंने दोस्तों इसको स्ट्रक्चर वाइज एक्सपैंड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हमारा ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखेंगे अगर आप दोस्तों इसका काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 कार्बन दोस्तों यहां पर आ रहे हैं। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 आ रहा है यहां पे, और दोस्तों 1 2 3 4 5 6 यहां पर भी है। और इसके अलावा दोस्तों और हम पे 7 तो कहीं से दिख नहीं रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों ये हमारे 7 कार्बन। अच्छा दोस्तों एक चीज, मैं यहां पर एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि इसी कार्बन पे दोस्तों दोनों मिथिल और दोनों प्रोपिल है। एक कार्बन हमने यहां पे एक्स्ट्रा बना दिया है। एक सेकेंड रुकेंगे। तो ये दोस्तों ऐसे कुछ होने वाला है, 1 मिनट। ये दोस्तों यहां पे एक प्रोपिल लगा हुआ है और एक प्रोपिल यहां पे लगा हुआ है। हाँ, अब ये सही स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 से ज्यादा दोस्तों कार्बन हमारे आ नहीं रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, यानी कि पेरेंट चेन, ठीक है। अब दोस्तों आप देखते हैं कि हमारे मिथिल ग्रुप कौन से नंबर पे कार्बन पे लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4, और यहां से भी दोस्तों 1 2 3 4 ही आ रहा है, यानी कि 4 पे दोस्तों 2 मिथिल है। तो पहले प्रीफिक्स आएगा दोस्तों 4 4 डाइमिथिल, जो कि यही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों हमें। तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 3, 4 4 डाइमिथिल हेप्टेन।
4,4 डाइमिथिल हेप्टेन दोस्तों हमारा बी वाले का सही नाम हो जाएगा। और दोस्तों किस्मत से दोनों में ही 3 ही दिया हुआ है, अगर हम पहले देख लिए होते तो हम बी को देखते ही नहीं, हम सीधा सी या डी में जाते और उनमें से जो भी करेक्ट आंसर दोस्तों, क्योंकि सी और डी का दोनों यहां पर अलग अलग दिया हुआ है, तो जो भी दोस्तों हमारा सी का आंसर आने वाला है उसके हिसाब से हम अपने आंसर को लॉक करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों सी आपको यहां पे दिख रहा है ऐसा दोस्तों, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम कहलाता है। बॉन्ड लाइन डायग्राम यहां पे दोस्तों हर एक पॉइंट का मतलब एक कार्बन होता है, जैसे कि यहां पर आपका एक कार्बन लगा हुआ है, उसके बाद दोस्तों एक डबल बॉन्ड बनी हुई है, जिसके बाद यहां पे फिर से एक कार्बन है दोस्तों, और इस कार्बन पर एक कार्बन और लगा हुआ है जो कि ऊपर की तरफ है, हम नीचे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे दोस्तों फिर आगे हम बढ़ेंगे, एक और कार्बन है यहां पर जो फिर से डबल बॉन्डेड है दोस्तों, यहां पर इस कार्बन के साथ ऐसा कुछ, और फिर दोस्तों यहां पर एक कार्बन और लगा है कुछ इस तरीके से। ये है दोस्तों इसका स्ट्रक्चर, बाकी जगह हम हाइड्रोजन को फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर ऐसे ये आपका स्टेट चेन होता है दोस्तों, तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो दोस्तों 2 पे हमारा मिथिल है, एंड 1 2 3 4 5 है दोस्तों, तो पेंटा आ जाएगा, एंड 1 3 डाइईन, पेंटा 1 3 डाइईन, और 2 पे दोस्तों मिथिल है, तो सी का दोस्तों ऑप्शन होने वाला है 4, सी का ऑप्शन होने वाला है दोस्तों 4, 2 मिथिल 1 3 पेंटाडाइईन या पेंटा 1 3 डाइईन दोनों चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है तो इसको भी ट्राई करेंगे, तो इसका हालांकि हमें नाम पता चल गया कि डी का 1 ही होगा, पर तब भी आप इसको एक बार स्ट्रक्चर लिख करके देखेंगे दोस्तों, तो क्या होने वाला है सी, फिर दोस्तों डबल बॉन्ड आने वाली है, एक और सी आ जाएगा यहां पर, उसके बाद दोस्तों फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर यहां पर सी है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, यहां पर सी है, और ये दोस्तों एक और सी है, और यहां पे एक और सी है दोस्तों। कुल ऐसे इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। आप अगर नंबरिंग करेंगे दोस्तों तो यहां से नंबरिंग करेंगे, ब्रांच को कम नंबर देने की कोशिश ना करें, अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम डबल बॉन्ड को कम नंबर देने की कोशिश करेंगे, तो हमारा नंबर कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 4 पे मिथिल एंड पेंट 1 इन, 4 पे मिथिल पेंट 1 इन दोस्तों, ये हमारा फोर्थ वाले का डी वाले का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कुल मिला के दोस्तों हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का ये है दोस्तों। अगेन हमें नॉमेनक्लेचर लिखना है, नाम लिखना है इसका दोस्तों। अब कंपाउंड में दोस्तों फिर से दो हमारे फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, 2 क्रियात्मक समूह मौजूद हैं। एक दोस्तों हमारा ये दिख रहा है आपको, एक ये है, और दूसरा दोस्तों COOH है दोस्तों, ये हमारा एस्टर होता है, ये एस्टर होता है दोस्तों। पर इसके साथ अगर कोई और कंपाउंड मौजूद है, कोई और फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिसकी दोस्तों प्राथमिकता ज्यादा है, तो दोस्तों इसका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा था ठीक इसी तरीके का, जहां पे दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने कीटोनिक ग्रुप था। अब यहां पे दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने हमारा एस्टर ग्रुप मौजूद है दोस्तों। आप याद ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है, किसी भी अन्य क्रियात्मक समूह के सामने दोस्तों COOH की प्राथमिकता सबसे ज्यादा होती है। तो हर बार अगर COOH के साथ कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपको COOH को दोस्तों प्राइमरी मानना है और उसका लगाना है अनुलग्न यानी कि सफिक्स, और दोस्तों जो दूसरे ग्रुप है उनका लगाना है हमें पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसके हिसाब से दोस्तों हमारा जो नाम होने वाला है ये हेक्सेनोइक एसिड होगा सबसे लास्ट में, क्योंकि दोस्तों 6 कार्बन मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन दोस्तों मौजूद है हमारे पास। तो क्योंकि हमने कहा कि COOH ग्रुप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वाला ग्रुप है, तो हमारा नाम तो ओइक एसिड से ही एंड होने वाला है। ओइक एसिड से नाम एंड होने वाला दोस्तों हमारे यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। ये होने वाला है हमारा 1 2 3 4 5 6 दोस्तों। हमारे 6 पे अगर आप इसको देखेंगे तो 6 पे दोस्तों हमारा मिथॉक्सी लगा हुआ है, मिथॉक्सी कार्बोनिल 2,5 डाइमिथिल हेक्सेनोइक एसिड, 2,5 डाइमिथिल हेक्सेनोइक एसिड दोस्तों। इस पूरे को ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 दोस्तों ऐसा कुछ नंबरिंग करेंगे, पर नंबरिंग शुरू होगी यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6 दोस्तों। तो ऐसे हमारा कार्बन हो जाएगा 6, और दोस्तों दूसरे और 5वें पे मिथिल लगा हुआ है तो 2,5 डाइमिथिल, और दोस्तों 6 कार्बन के कारण आ जाएगा हेक्सेनोइक एसिड दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे कार्बोनिल मिथॉक्सी कार्बोनिल पूरा लिया हुआ है, इसलिए दोस्तों हमने इसको पूरा ही काउंट कर लिया है मिथॉक्सी कार्बोनिल में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमारा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।
आज हमने दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने क्वेश्चंस देखे। ठीक है, आगे आने वाले सेशन में हम ऐसे ही कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ आएंगे अलग अलग टॉपिक के दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।